सिंडिकेट की मीटिंग में सबके सामने अपने विरोधी का सिर काटकर मास्क मैन ने साफ कर दिया था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और सिंडिकेट में ये सबको पता था कि रॉबर्ट के आगे खड़ा होने में किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। रॉबर्ट का ना तो किसी को अतीत पता था और ना ही वर्तमान। वो बस मास्क मैन के इशारे पर काम करता था। एक पेशेवर हत्यारा और बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड आदमी जो बाल के अंदर से भी खाल निकाल ले। कसी हुई बॉडी के साथ मार्शल आर्ट्स का ब्लैक बेल्ट धारी रॉबर्ट सबके लिए एक पहेली जैसा था। वो मास्क मैन के इशारे पर कत्ल करता था और गायब हो जाता था बिना कोई सुराग छोड़े हुए। पुलिस और खुफिया विभाग बस हाथ मलते रह जाते थे। रॉबर्ट ने वहां पड़ी 7 लाशों को देखा जो कि सिंडिकेट के आदमियों की थी, लेकिन 8वीं लाश को देखकर वो ठिठका जो कि सिद्धार्थ का इलाज करने वाले डॉक्टर की थी, जिसे उसके अस्पताल के सफाई करने वाले आदमी ने मारकर सिंडिकेट के हवाले किया था। रॉबर्ट उस लाश के पास गया और मास्क मैन की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, मुझे इस कैरियर को यहां तक भेजने वाला आदमी चाहिए, वो भी जिंदा। उसके इतना कहने पर मास्क मैन ने अपने एक आदमी की ओर इशारा किया और उस आदमी ने अपने फोन में देखते हुए उस आदमी का विवरण निकाला और उसे रॉबर्ट को दिखाया। उस फोन में उसी सफाई कर्मी की तस्वीर थी जिसने पहले सिद्धार्थ की बॉडी चुराई थी और फिर पकड़े जाने पर डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया था। पहले लाश गायब होना और अब उसके फोटोज का गायब होना सिटी एसपी के लिए ये केस सिरदर्द बनता जा रहा था। ऊपर से जगत प्रसाद माथुर का लिंक होने की वजह से उसके ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा था और उसे उच्च अधिकारियों के फोन आ रहे थे और इस वजह से ये केस और भी पछड़े वाला बन गया था। सिटी एसपी जानता था कि इस कांड के पीछे सिंडिकेट है, लेकिन उसके पास कोई ऐसे सबूत नहीं थे जो उसे इशारा करते कि वो इसकी शुरुआत कहां से करे, और इसका गुस्सा वो अपने नीचे काम करने वालों पर उतार कर ले रहा था। एक दिन वो अपने मातहतों को झाड़ रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपने नीचे काम करने वाले पुलिस कर्मियों को वहां से जाने को कहा और फोन उठाते हुए बोला, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। क्यों मेरी नौकरी खाने पर तुले हो तुम? उसके फोन पर उधर से एक तल्खी भरी आवाज सुनाई पड़ी। क्या हुआ सर? सब कुछ जानते हुए भी उसने अनजान बनकर सवाल किया। क्या हुआ मुझे? इस केस का निपटारा उसे हर हाल में 30 दिनों के भीतर चाहिए। उसके लिए चाहे वो कोई भी कदम उठाए, और अगर ना पता चल पा रहा हो तो कोई फेक एनकाउंटर करके और फर्जी लाशों को पेश करके इस मामले को जल्द से जल्द दबाए, वरना ये आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और साथ ही साथ माथुर साहब का दबाव भी हमारे गले की फांस बन रहा है। एसपी ने जब संदेशा सुना तो उसका खून खौल गया कि कैसे राजनीतिक फायदे के लिए उसे मासूमों की बलि चढ़ाने को कहा जा रहा है। ईटानगर की तंग गलियों के बीच से होते हुए एक युवक और युवती दोनों तेजी से बस पकड़ने के लिए बस स्टेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों किसी से छुपते हुए जा रहे हों। वो बस स्टेशन पहुंचे तो पाया कि बस लगभग छूटने वाली थी। उन्होंने दौड़कर बस पकड़ी और जाकर उसी में बैठ गए और उनके चेहरे पर एक सुकून बिखर गया था। यह वही सफाई कर्मी युवक विक्रम था जिसने सिद्धार्थ का इलाज करने वाले डॉक्टर की लाश सिंडिकेट को सप्लाई करी थी, और उसके साथ जो युवती थी वो उसी अस्पताल में रानी नाम से नर्स का काम करती थी। ये दोनों अस्पताल से लावारिश लाशों को चुराते थे और उनका ऑर्गन निकालकर बेच देते थे और बाकी बॉडी सिंडिकेट को सप्लाई कर देते थे, और हर 6 महीने पर ये अस्पताल बदल देते थे। इनका ये सिलसिला काफी दिनों से चला आ रहा था। जब सिद्धार्थ को वहां चुपके से एडमिट किया गया तो रानी को इस बात जानकारी मिल गई कि उसे चोरी चुपके से भर्ती कराया गया है और इसका नाम अमन नहीं सिद्धार्थ है। जब सिद्धार्थ की मौत हो गई तो उसने सफाई कर्मी विक्रम के साथ मिलकर उसकी बॉडी गायब कर दी और ले जाकर मेडिकल वेस्ट रूम में छिपा दिया। इसने सब प्लान पहले ही बना लिया था और रास्ता साफ करने के लिए ये पेमा अमन और रिया को कागज पर दस्तखत कराने के बहाने से ले गई, और इसी बीच सफाई कर्मी विक्रम ने लाश गायब कर दी। लेकिन जब रानी ने रिया को सिद्धार्थ के लिए रोते बिलखते और महेश और निर्मला के बारे में बात करते हुए सुना तो इसे एहसास हो गया कि सिद्धार्थ इसके लिए क्या मायने हैं। और फिर रानी के दिमाग में एक जहरीला आइडिया आया और इसने सारी जानकारी विक्रम को देते हुए लाश के बदले रुपयों की डिमांड करने को कहा। लेकिन इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि रिया और अमन पेमा के साथ मिलकर उस विक्रम को पकड़ने का प्लान कर सकते हैं, और वो यहीं गच्चा खा गई। जब विक्रम पकड़ा गया और फिर अमन और पेमा ने उसे
डॉक्टर के हवाले कर दिया तो इसे लगा कि शायद ये भी पकड़ी जाएगी। लेकिन जब इतनी बड़ी साजिश से अनजान वो डॉक्टर विक्रम को पीटने उस अंधेरे कमरे की ओर गुस्से से अकेला चला गया, तो इसने मौका देखकर उसके सिर पर वार किया और फिर बॉडी को लेकर वहां से फरार हो गए। और डॉक्टर के मोबाइल से अस्पताल प्रबंधन को यह मैसेज भेज दिया कि उसकी मां की डेथ हो गई है, इसलिए वो गांव जा रहा है। बस शहर छोड़ चुकी थी और वो दोनों ईटानगर से निकल चुके थे। रॉबर्ट ने जब विक्रम की तस्वीर देखी तो उसने इसे सभी सिंडिकेट के सदस्यों में भेजने को और इसके बारे में सारी तहकीकात करने को कहा। इधर जब एसपी को ऊपर से आदेश आया तो उसने जड़ से तहकीकात शुरू करने का निर्णय लिया और वो अपने कुछ पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गया। पेमा कार में बैठा एक एक तस्वीरें देख रहा था और उसके दिमाग में कई सारे सवाल गूंज रहे थे। उसने कार को होटल मिडनाइट की पार्किंग में डाला और वहां से निकलकर उस अस्पताल की ओर बढ़ गया जहां उसने उस रात सिद्धार्थ को एडमिट कराया था। वो पहले अच्छे से खुद तहकीकात करना चाहता था और फिर पुलिस को इसकी सूचना देना चाहता था। सफाई कर्मी विक्रम और उसकी दोस्त रानी दोनों ईटानगर की सीमा पार कर रहे थे। रॉबर्ट के आदमी तस्वीर लेकर विक्रम और रानी को ढूंढ रहे थे। पेमा एक टैक्सी में बैठकर अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। रिया और अमन हवाई जहाज में बैठे जयपुर की ओर जा रहे थे। करणवीर अपने ऑफिस में बैठा वो इंजेक्शन लगा रहा था और इन सब से दूर सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर पहाड़ों की ओर जा रहा था। सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर रॉकी के पास पहुंचा और रॉकी को आवाज दी। सिद्धार्थ की आवाज सुनते ही रॉकी दौड़ कर आया और उसके पास लेट गया। जैसे ही वो लेटा, गुल्लू दौड़कर उसकी पीठ के ऊपर चढ़ गया और उसके झबरीले बालों के साथ खेलने लगा। कभी वो रॉकी के गर्दन पर अपने दांत चुभोता था और कभी उसके पीठ पर। रॉकी बार बार उसे मना कर रहा था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वही हरकतें किए जा रहा था। सिद्धार्थ पत्थर के ऊपर बैठा इन दोनों को खेलते हुए देख अपने आप से बोला, कोई बहुत पुण्य का काम किया होगा मैंने पिछले जन्म में, तभी इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। वो इन्हीं ख्यालों में खोया उन्हें देख रहा था, तभी उसके कानों में रॉकी की आवाज पड़ी। क्या कर रहा है बे? कहते हुए रॉकी की आवाज में एक गुस्सा सुनाई दे रहा था। खेल रहा हूं बे, गुल्लू ने उसी टोन में रॉकी को जवाब देते हुए बोला। तो आराम से खेल, नोच क्यों रहा है? रॉकी ने फिर से गुल्लू को डांटते हुए कहा। नोच कहां रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, गुल्लू ने उदंडता के साथ फिर से उसी टोन में जवाब दिया। तुम मजाक कर रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं करूंगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी। गुल्लू को मना करने के बाद भी हरकतों से बाज न आने पर रॉकी ने बहुत प्रेम के साथ गुल्लू को जवाब दिया और रॉकी के इतना कहते ही गुल्लू चुपचाप उतर गया। उसे रॉकी के बात में प्रेम कम और धमकी ज्यादा लग रही थी। रॉकी की बात सुनकर और गुल्लू को ऐसे डर के साथ उतरता देख सिद्धार्थ अट्ठास के साथ जोर से हंस पड़ा, और जो कि गुल्लू को चिढ़ाने के लिए काफी था। थोड़ी देर तक वो तीनों खामोश बैठे रहे। फिर सिद्धार्थ ने उन दोनों का सुलह कराने के उद्देश्य से बात करते हुए वहां पसरी खामोशी तोड़ी और रॉकी की ओर मुखातिब होते हुए बोला, रॉकी चलो आज फिर उसी जगह से होकर आते हैं। आज मेरा स्वर्ग देखने का बड़ा मन हो रहा है। सिद्धार्थ के इतना कहने पर रॉकी उठा और सिद्धार्थ को अपनी पीठ पर बिठाया और गुल्लू सिद्धार्थ के कंधे पर चढ़कर बैठ गया और तीनों पहाड़ के पीछे लगे झुरमुटों से होते हुए गुफा की तरफ निकल गए। वहां पहुंचकर सिद्धार्थ को एकदम से तरोताजा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी में कई दिनों से जो भसड़ चली आ रही है, उसे भूलने की एकमात्र जगह यही है। और वो सोचने लगा कि एक दिन वो रिया को भी यहाँ लेकर आएगा। वो चुपचाप वहां बह रही नदी में अपना हाथ डालकर पेट के बल लेट गया। गुल्लू उछल उछल कर वहां लगे फल तोड़ रहा था और रॉकी उसकी मदद कर रहा था और सिद्धार्थ कुछ देर यही सब देखता रहा और फिर उसे हल्की सी नींद आ गई और कुछ देर तक इसी अवस्था में रहने के बाद उसने चीखना शुरू कर दिया था। इधर सिद्धार्थ वहां लेटा अज्ञात कारणों से चीखे जा रहा था और उधर एसपी जब घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक कार खड़ी है और वहां कुछ लोग खड़े हैं जो कि इशारों से बता रहे हैं कि यहाँ दुर्घटना हुई थी और कई लोग मारे गए थे। वो तुरंत कार से उतरकर उन्हें ताकीद करते हुए बोला, ये क्राइम सीन है, यहाँ छेड़छाड़ ना करें। और वो लोग वहां से पीछे हट गए। वहां खड़े लोगों में रॉबर्ट भी था और एसपी को वहां देखकर वो थोड़ा सा चौंका और फिर वहां से हट गया। फिर एसपी अपने साथियों के साथ नीचे पहुंचे और उन्होंने फिर से किसी नए सबूत के लिए घटनास्थल को देखना शुरू कर दिया
लेकिन रॉबर्ट उससे पहले ही वहां से आकर जा चुका था, इसलिए कोई नया सबूत मिलने की संभावना नगण्य थी। हालांकि ये बात एसपी को भी पता थी कि सिंडिकेट के आदमी बहुत शातिराना तरीके से अपने आप को छुपा कर रखते हैं, इसलिए उसे वहां कुछ मिले तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन फिर वो अपने मन की संतुष्टि के लिए वहां चले गए थे। पेमा हॉस्पिटल में पहुंचा और फिर अंदर जाकर उसने सिद्धार्थ का इलाज करने वाले डॉक्टर के बारे में पूछा तो उसे जवाब मिला कि वो छुट्टी पर गांव गए हैं। पेमा समझ गया कि डॉक्टर के बारे में इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है और वो वहां से बाहर निकल आया। चूंकि उसे सीसीटीवी चेक करने का कोई अधिकार नहीं था और साथ में उसे अनुमान था कि ये काम सफाई कर्मी विक्रम का हो सकता है, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा और वहां से निकल गया। अब क्या करेगा पेमा आगे? क्या होगा उसका विक्रम को पकड़ने का प्लान? और सिद्धार्थ के अचानक से चीखने के पीछे का कारण क्या है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।